हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का पहला चैप्टर है जनन, जिसमें हम कायिक जनन को पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखने वाले हैं निषेचन। ठीक है, तो चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 12th बोर्ड देने वाले हैं, तो यहाँ पर आप बायोलॉजी में एक जनरल साइंस के वे में निषेचन को पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे निषेचन। ठीक है, तो ये आपके अगर हम बात करें, ये लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिसे आप बोलते हैं युग्मक संलयन, साइनोगेमी। यानी कि मान लीजिए ये एक आपके पास में नर युग्मक है और ये आपके पास में ये मादा युग्मक मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों का जब संलयन होगा तब आपके बन जाता है युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, जो आगे चल के क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में चर्चा की गई है कि जब युग्मकों का संलयन होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है युग्मक संलयन, जिसे आप कहते हैं साइनोगेमी। ठीक है, डायरेक्ट नीट में यहाँ से लाइन वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोगेमी क्या है, वो युग्मकों का संलयन है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो युग्मक संलयन यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं पूरक रूप में। इसके लिए अगर दूसरा वर्ड ढूंढे तो आप इसे निषेचन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, यद्यपि युग्मक संलयन और निषेचन का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही नहीं हो पाए। हालांकि कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि रोटीफर्स है, मधुमक्खियां, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियां, पक्षियों में बिना निषेचन के, अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। यानी कि बिना निषेचन के ही मादा युग्मक है वो नया जीव बना देता है, तो इस प्रकार का जनन कहलाता है अनिषेक जनन। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो फल बनते हैं प्लांट्स में, उस प्रक्रिया को कहते हैं आप अनिषेक फलन। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें आपसे, युग्मक संलयन और निषेचन एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। और अगर हम बात करें मधुमक्खी, रोटीफर्स या फिर छिपकली या फिर पक्षियों में, कई बार देखा जाता है कि वहां पे नर युग्मक है वो जाके नहीं मिल पाता है मादा युग्मक से, और उसके बिना ही मादा युग्मक है वो एक पूरा जीव का निर्माण कर देती है। इस प्रकार का जनन अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, अब युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे होगा। तो देखिए, जो मोस्ट एडवांस प्लांट हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनमें तो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक रूप से होता है, शरीर के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन जो लेस एडवांस प्लांट और एनिमल है, उनमें क्या होता है, आउटर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बाह्य रूप से निषेचन होगा। और बाह्य रूप से अगर हम निषेचन की बात करें तो वो मोस्टली आपके कहां पे होता है, जल में होता है। मोस्टली आपके कहां पे देखने को मिलेगा, जल में होगा। तो यहाँ पे ज्यादातर जलीय जीवों में, जैसे ज्यादातर अधिकतर शैवाल है, मछलियां हैं, यहाँ तक कि उभयचर जो प्राणी हैं, उनमें युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के संलयन को आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं। बाहरी माध्यम यानी कि जो जल है वो युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करता है। ठीक है, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ऐसा बोनी फिश और मेढकों में होता है। किसमें, बोनी फिश और मेढकों में ज्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जल है, ये मान लीजिए जल है, ठीक है, और यहाँ पे आपके मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक होगा बाह्य निषेचन में, उसका आकार ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसका आकार कैसा होगा, वो बड़ा होगा। लेकिन जो नर युग्मक होता है वो छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, नर युग्मक संख्या में बहुत अधिक मिलेंगे और आकार में कैसे मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। तो उसे समझ जाना नर युग्मक है। इसीलिए अगर आपको इसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है, निषेचन की प्रायिकता बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे,
आप युग्मकों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक मुक्त होते हैं। ओके, यहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि जो बायनिसेचन में होगा, जनन के बाद में उनका परिवर्तन बाह्य कंडीशन में होता है, बाह्य परिस्थितियों में होता है, तो वहां पे उनकी उत्तरजीविता है, उनकी जो जीवन उनमें संभावना है, क्या वो जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, वो बहुत नाजुकपूर्ण होती है। ठीक है, बहुत सारे स्थलीय जीव हैं जैसे कि फंजाई है, उच्च श्रेणी के प्राणी हैं जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर वो एडवांस है तो उसमें युग्मक संलयन जीव के भीतर ही संपन्न होगा। इसे ही आप कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर ही होती है, जहां पर वह नर युग्मक से संलयन कर जाता है, जिसे आप कहते हैं युग्मक संलयन। और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक हमेशा चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। ठीक है, इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में इंसेमिनेट होके स्पर्म है वो कहां जाएगा, मां के जो फीमेल है उसके एग सेल्स के पास में जाएगा, और हर एमसी साइकिल में केवल एक एग सेल है वो मुक्त होती है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, युग्मनज बना देगा। ठीक है, बीजी पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है उसमें यद्यपि अचलनशील बोला ही नहीं जा रहा है, नॉन मूवमेंट होते हैं जो, वो नर युग्मक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, वो पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और ये हमने पढ़ा है, हमने जो भी परागण प्रोसेस पढ़ी है या फिर आवृत बीजियों में जो निषेचन होता है और उनका निषेचन कैसा होता है, दूध संलयन उसमें एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होता है। ठीक है, तो उसमें नर युग्मक कैसा है, वो गति नहीं कर सकता है, तो उसकी गति के लिए परागण विधियां होती हैं और पराग नली के द्वारा वो मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब निषेचन के पश्चात जो घटनाएं होती है उन्हें बोलते हैं पश्च निषेचन घटनाएं। ठीक, उन्हें आप क्या बोलते हैं, पश्च निषेचन घटनाएं कहते हैं। और इसके पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, वो हम देख लेते हैं। अब क्या है युग्मनज, देखिए द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जो जायगोट का निर्माण होता है वो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण प्राय बाह्य माध्यम में ही होता है, जल में ही होगा वहां तो। जबकि जो जीव आंतरिक निषेचन करते हैं उनमें शरीर के भीतर ही युग्मनज की संरचना होती है। ओके, अब आगे बात करते हैं युग्मनज के आगे का विकास है वो जीव के अपने जीवन चक्र और वहां के पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए जो आगे का विकास होगा, युग्मनज के आगे का विकास वो जीव की जीवन चक्र पे और वहां पे जो पर्यावरण है उस पर डिपेंड होगा। अब यहाँ पे एक जो लाइन है वो आप ध्यान रखना, ये पूछते हैं आपके नीट में, फंजाई और जो शैवाल हैं उनसे संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन और क्षति से रक्षा करती है। जो युग्मनज बना है ये अपने अंदर क्या करेगा, ये अपने बाहर की तरफ एक क्या बना देगा, एक कोश का भित्ति का आवरण बना लेता है, मोटी भित्ति का। ठीक है, और यह इसकी रक्षा करती है प्रतिकूल परिस्थितियों से। कैसी परिस्थितियों से, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उनसे रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, यानी कि अंकुरण से पहले ये प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं तब तक ये कैसी है, अपने सुसुप्त अवस्था में है। और जैसी कंडीशन अनुकूल आएगी तो ये कैसे हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीव हैं, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में क्या होता है, युग्मनज है वो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, जिसे आप बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है,
और आपने ये 11th में पढ़ा होगा। आप अपनी 11वीं कक्षा जो क्लास है उसकी पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित और समद्विगुणित हैप्लोडिप्लोइडिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। ठीक है, ओके। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित रखती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, जहां तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोश की युग्मनज के रूप में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मानव जीवन की शुरुआत एक किससे होती है, तो एकल कोश की युग्मनज से होती है। ठीक है, तो जो भी लैंगिक प्रजनन करता है उसकी जीवन की शुरुआत हमेशा युग्मनज से ही होगी। अब इसके बाद में युग्मनज देख लिया हमने। अब युग्मनज से भ्रूण जो बनता है उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे आप बोलते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, युग्मनज से, ये युग्मनज से, इससे भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है इसे ही आप कहते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, इसके दौरान युग्मनज क्या करता है, कोश का विभाजन करता है समसूत्री मोस्टली, और कोश का विभेदीकरण से गुजरता है। कोश का विभेदन होगा, उसमें अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग काम प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोश का विभेदीकरण होगा, ये कोशिका अलग होगी, ये कोशिका। ठीक है, इसके द्वारा उत्सर्जन का काम किया जा सकता है, इसके द्वारा पाचन का, इसके द्वारा श्वसन का, तो अलग अलग सबको काम टास्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों और अंगों की रचना करते हैं। तो ये जैसे मान लिया इसने बना दिया श्वसन तंत्र, इसने बना दिया पाचन तंत्र, इससे बना लिया जनन तंत्र। ठीक है, तो सबको एक स्पेसिफिक टास्क प्रदान कर दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जीव की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो कोशिकाई होती है। ठीक है, आप पिछली कक्षा में कोश का विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने पिछली बार पढ़ लिया है, अगर आप 11th पढ़ के आए होंगे जो आपने पढ़ चुकी है। अब देखिए, प्राणियों को अंड प्रजक भी बोल सकते हैं, ओविपरस, या फिर आप सजीव प्रजक बोल सकते हैं। ठीक है, दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। जो अंडा प्रदान करता है, अंडा देता है, उससे फिर आगे जीव का निर्माण होगा, वो अंड प्रजक होंगे। जैसे पक्षी हैं तुम्हारे, सजीव प्रजक होते हैं, जिससे एक बिना अंडा सीधे जीव ही बनता है, जैसे मनुष्य है। ठीक है, ठीक है, अंड प्रजक प्राणी जैसे सरीसृप वर्ग है, पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतम स्तनधारी हैं, जिनमें मानव भी शामिल है। मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है, और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा कर दिया जाता है। भ्रूणीय सही देखभाल एवं संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, स्तनधारियों में जो स्तनधारी मोस्टली मनुष्य है, उसमें उत्तर जीविता है, उसके जो शिशु पैदा हो रहा है उसकी जीवित रहने की जो प्रायिकता है वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम उसका ध्यान रखते हैं। वो 9 महीने तक, जब तक प्रसव में रहता है, माँ की गर्भाशय में रहता है, तब तक हम उसकी केयर करते हैं। लेकिन जो अंडे के द्वारा जो शिशु पैदा होते हैं वो बाहर वातावरण में है, ओपनली वातावरण में है, तो उनके लिए कई सारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो उन्हें सहन करनी होगी। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा प्रोवाइड किया जाता है, उनका कैल्शियम युक्त कवच प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्या देखा गया कि कई बार क्या होता है, आवर्धन के द्वारा, जैव आवर्धन मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, तो देखिए कई चीजें यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाती हैं। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे आप इंटरलिंक कर पाते हैं। तो जैव आवर्धन के द्वारा क्या देखा गया कि कई बार क्या होता है, ये जो कैल्शियम, जो हानिकारक पोषक तत्व हैं वो पक्षियों तक पहुंचते हैं, और जब उनके अंडे उत्पन्न होते हैं तो उस अंडे में जो कैल्शियम युक्त कवच होता है वो बहुत कमजोर होता है। उसकी वजह से समय से पहले ही बाहर आ जाते हैं बच्चे, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, जिससे क्यों कहीं ना कहीं अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्यदल पुष्प में जुड़े रहते हैं? इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसमें बाह्यदल पुष्प में
जुड़े रहते हैं निषेचन के बाद भी। यद्यपि स्त्री केसर है वो पादप से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। युग्मनज क्या बन जाएगा, निषेचन के बाद में मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि युग्मनज क्या बनाता है, बीजांड क्या बनाता है, अंडा से क्या बनाता है, ठीक है। अंडा से भित्ति होती है, वो क्या बनाएगी, तो देखिए युग्मनज बना देगा निषेचन के बाद में भ्रूण, बीजांड बना देता है बीज, अंडा से बना देता है फल, और अंडा से भित्ति बनाती है हमेशा फल भित्ति। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं आपसे, तो ये ध्यान रखना। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। किसका, फल भित्ति का कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित हो जाते हैं और एक नए पादप को जन्म देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, दिखाया गया है कि देखिए ये सीड है मटर का, ठीक है, और ये क्या है, उसकी पेरिकार्प है, भित्ति है, ये सीड है, ये इसकी पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है। तो यहाँ पे कुछ फलों की किस्मों में बीजों और उसकी जो संरक्षक फल भित्ति है जिसे हम पी दिखा रहे हैं, पेरिकार्प, उसको दिखाया गया है। तो यहाँ मैंने बात की आपसे युग्मनज और निषेचन से पहले और निषेचन के बाद में, जिसमें हमने देखा भ्रूणोद्भव कैसे हुआ है, जिसमें कोश का विभाजन के द्वारा कोश का विभेदीकरण भी हुआ है, अंग और अंग तंत्रों का निर्माण हुआ है। तो गाइज ये मैंने छोटी सी चीजें आपको बताई हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट। और अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।